माय डियर स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन के 12 लेक्चर में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो टॉपिक शुरू करने से पहले सबसे पहले आप मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रेगुलर वीडियो अपडेट मिलते रहे। ठीक है, तो हम लोग पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चन वगैरह किए थे। आप लोग ने बहुत लोग ने कमेंट भी किया कमेंट बॉक्स में, सभी का लगभग आंसर करेक्ट है। मैं उसमें कमेंट बॉक्स में आपको करेक्ट आंसर फिर से वहाँ लिख दूंगा, आप मिला लीजिएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेपर प्रेशर। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर। तो हम लोग छोटे पढ़ेंगे आज वेपर प्रेशर। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पूरा सॉल्यूशन इस पर बेस्ड रहेगा। और इसे समझने से पहले हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है इवापोरेशन। हमारा टॉपिक वेपर प्रेशर है, लेकिन वेपर प्रेशर को बहुत अच्छा से समझने के लिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। आप लोग 9th-10th में पढ़े होंगे इवेपोरेशन क्या होता है। इवापोरेशन क्या है? क्या होता है कि किसी लिक्विड को, पानी है भरा हुआ है बोतल में, ठीक है, उसको ओपन कंटेनर ढक्कन को खोल दीजिए और वैसे ही रहने दीजिए। ठीक है, तो कुछ देर बाद आप क्या देखते हो कि पानी का अमाउंट घटते चला जा रहा है। दिखेगा नहीं आपको, लेकिन अगर आप कोई बोतल में पानी है, अगर वो 10 ग्राम है तो कुछ देर के बाद अगर आप उसको फिर से वेट कीजिए तो वो 10 ग्राम नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वाटर क्या होता है कि वेपोराइज होने लगता है खुद ब खुद, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इस बात को हम लोग समझते हैं। देखिएगा, जैसे हम एक ओपन कंटेनर ले लेते हैं। एक ओपन कंटेनर है छोटे, ठीक है, इसमें एक बल्क में एक लिक्विड मोलिक्यूल को हम कंसीडर कर रहे हैं। मान लेते हैं कि इसमें हम लोग प्योर लिक्विड ए लिए हैं, यहाँ तक ये भरा हुआ है, ये बता रहे हैं कंटेनर ओपन है। ठीक है, ये लिक्विड ए माने हैं, ये बल्क में प्रेजेंट है। बल्क का मतलब लिक्विड भरा पड़ा है, ये बीच में है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं बाबू? बल्क मोलिक्यूल। बल्क मोलिक्यूल, ठीक है। अब ये बीच में है तो क्या इसकी मूव करने की टेंडेंसी होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अच्छा, एक चीज़ और आप जान लीजिए साथ में, आप ये समझते हैं कि सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है और गैस क्या है। अगर इसको हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के आधार पर समझाना चाहें तो सॉलिड वे सब्सटेंस होते हैं जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं? मैक्सिमम होते हैं। और गैसेज वैसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं? मिनिमम होते हैं। मिनिमम का मतलब होते ही नहीं है, बहुत कम। अब मैक्सिमम का मतलब कि बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लिक्विड में इन दोनों के बीच में, यानी हम कह सकते हैं इंटरमीडिएट, यानी लिक्विड में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ न कुछ होते हैं। क्यों होते हैं बाबू? नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता तो एक बोतल हम इस रूम में पानी गिरा देते तो पूरा रूम का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है। करता है क्या? नहीं। लेकिन जबकि आप गैस है, कहीं 1 लीटर गैस इस रूम में छोड़ दीजिए तो पूरा रूम का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा, क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं, एकदम मिनिमम है। और सॉलिड में एकदम मैक्सिमम है। ये तो बाबू ना के बराबर फैलेगा ही नहीं। और लिक्विड जो है कुछ फैलेगा लेकिन पूरा रूम का वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करेगा, क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? कुछ न कुछ है। तो वही हम एक बल्क में मोलिक्यूल रखे हैं यहाँ, तो ये क्या मूव करने की इसकी टेंडेंसी होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इधर भी तो लिक्विड है, इधर भी लिक्विड है, इधर भी लिक्विड है, इधर भी लिक्विड है, और सब इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, इसीलिए इसकी मूव करने की टेंडेंसी नहीं होगी। ये कह सकते हैं कि इस पर हर डायरेक्शन से एक यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, जिसके कारण इसकी मूव करने की टेंडेंसी नहीं होगी। ठीक है, बट जो मॉलिक्यूल सरफेस पर होंगे, यानी सबसे ऊपर,
ध्यान से समझिएगा बाबू, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये समझ गए तो आगे बहुत प्रॉब्लम होना नहीं है आपको, ना के बराबर। तो जो सरफेस पर लिक्विड होंगे, पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि सरफेस पे कौन से मोलेकुल होंगे। तो वैसे मोलेकुल होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी एबव द एवरेज होगा। कैसे कि धक्का ओका करते हुए सरफेस पे आया होगा, तो जिनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो, ये सरफेस के मोलेक्यूल हैं। यहाँ पर लिख दे रहे हैं ये सरफेस है और ये सरफेस पे मोलेकुल हैं। कौन ऊपर सरफेस पे मोलेकुल रहेंगे, कौन से लिक्विड मोलेकुल, तो जिनकी काइनेटिक एनर्जी एबव एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि जो सरफेस पर मोलेक्यूल होंगे उनमें लिक्विड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, सिर्फ देखिए डाउनवर्ड में होगा, सिर्फ इधर से है फोर्स लग रहा है। और काइनेटिक एनर्जी क्या है, ज़्यादा है यहाँ पर क्योंकि ऊपर आया है, और कंपेयर में यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड के बीच में क्या है, कमज़ोर है। तो इसको ये ब्रेक कर देगा, और जब इसको ब्रेक कर देगा तो क्या हो जाएगा छोटे, ये वेपर में बदलना शुरू हो जाएगा, यानी वेपोराइज होने लगेगा, वेपोराइज होने की टेंडेंसी आने लगेगी। ओके। और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या, इवापोरेशन। कि कोई भी लिक्विड आप अगर रखते हैं, कोई भी लिक्विड बोतल में खुला कंटेनर में रखते हैं, तो वह खुद ब खुद कुछ देर के बाद वहाँ से पानी क्या होने लगता है, वेपोराइज होने लगता है। ये आपको क्लियर दिखेगा नहीं। कितने लोग सोचेंगे नहीं सर गर्म करेंगे तब ना, नहीं बाबू, आप ऐसे ही खुला जनरल टेम्परेचर पर छोड़ दीजिए उसको, उसका वाटर वेपर में बदलना शुरू होने लगता है, वो हमको दिखता नहीं है। ओके। तो क्या होगा कि वेट हमारा धीरे धीरे क्या होने लगेगा, घटने लगेगा, और इसी प्रोसेस को हम लोग इवापोरेशन बोलते हैं। तो चाहे तो हम लोग डेफिनेशन दे सकते हैं क्या, स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ लिक्विड मोलेकुल। और कौन से लिक्विड मोलेकुल, जो सरफेस पर प्रेजेंट हैं, प्रेजेंट एट द सरफेस, प्रेजेंट एट द सरफेस इनटू वेपर is called इवापोरेशन। ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि वे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवापोरेशन को प्रभावित करेंगे। ठीक है, लगाइए हेडिंग। जैसे यही देखिए पानी का बोतल है। ओके। अब इसको कंटेनर को देखिए हम खुला रखे हैं। अभी मान लेते हैं कि इसका मास जो है x ग्राम है, सपोज करो मान लिया। अब इसको 2 घंटा के बाद आप फिर से वेट कीजिए, ये ऑब्वियसली x ग्राम नहीं होगा, x ग्राम से कम आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ से धीरे धीरे वेपर बनेगा, दिखेगा नहीं हमको, दिखेगा नहीं, ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। ठीक है। अब इसी कन्वर्जन को हम लोग क्या कहते हैं, इवापोरेशन। अब ये कैसा प्रोसेस होता है, स्पॉन्टेनियस। ठीक है। अब एक चीज और आपसे हम पूछ रहे हैं, अगर सर ये ढक्कन अगर बंद कर दिए तब इवापोरेशन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। थोड़ा सा सोचिएगा इस पर कि इवापोरेशन ढक्कन लगाने के बाद होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। फिलहाल अभी हम बताते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द, तो बाबू हम लोग हेडिंग लगा चुके हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवोपोरेशन। ये जो लिक्विड वेपर में बदलते जा रहे हैं खुद ब खुद, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है इसके कारण, तो ये किस किस पर निर्भर करेंगे? तो बाबू सोचने का बात है। इसको गर्म करो, हीट करो, और स्पीडली लिक्विड का में बदलते जाएगा, वेपर में। अब बर्तन अगर को क्लोज नहीं है, ओपन कंटेनर है, तो और बाहर निकलेगा। यानी पहला फैक्टर मेरा क्या हो सकता है,
फर्स्ट फैक्टर हो सकता है टेम्परेचर, टेम्परेचर, और टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन होगा रेट ऑफ इवोपोरेशन का, तो जाहिर सी बात है रेट ऑफ इवोपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टेम्परेचर के। सेकेंड फैक्टर क्या हो सकता है सोचिए, नेचर ऑफ लिक्विड। अब आप किस तरह का लिक्विड लिए हो उस पर निर्भर करेगा, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, ठीक है। तो रेट मतलब हाँ रेट ऑफ इवोपोरेशन क्या होगा सुनिएगा। नेचर ऑफ लिक्विड का मतलब उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है। अब पानी को आप रखे हो और अल्कोहल को रखे हो, दोनों का वेपोराइज होने की टेंडेंसी क्या सेम होगी, नहीं, दोनों की टेंडेंसी सब, अल्कोहल स्मूथली वोलाटाइल होगा, उड़ेगा, मैंने वेपर में जल्दी अल्कोहल कन्वर्ट होगा, अब पानी देर से। नहीं समझ में आया, पेट्रोल देखे हो, अब पानी लो, अब समझ में आएगा। दोनों को खुला छोड़ देते हैं, वेपर में कौन जल्दी बदलेगा, ऑफ कोर्स पेट्रोल। क्यों, क्योंकि वह जितने भी पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं उसमें सिर्फ वांडरवाल फोर्स होते हैं, मतलब वीक वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, तो अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रोंग होगा तो आसानी से वेपर में नहीं बदलेगा, और अगर वीक होगा तो आसानी से वेपर में बदलेगा। मतलब नेचर ऑफ लिक्विड का मतलब यही हुआ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, वैसा लिक्विड जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा वो कम इवोपोरेट होगा, यानी रेट ऑफ इवोपोरेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड मोलेकुल, लिक्विड मोलेकुल्स। ठीक है, अब थर्ड हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, सेकंड के बाद थर्ड यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं। थर्ड फैक्टर है आपका सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर। जो बर्तन लिए हैं उसके सरफेस एरिया पर। कैसे बाबू, हम क्या कर रहे हैं कि कौन वेपर में बदल रहा है, जो मोलिक्यूल सरफेस पर हैं। तो सरफेस जितने ज़्यादा बड़ा होगा तो सरफेस पे मोलिक्यूल उतने ज़्यादा आएंगे, और उतने ज़्यादा आएंगे तो क्या होंगे, उतने आसानी से वेपर में कन्वर्ट होंगे। यानी सरफेस एरिया पर डिपेंड करेगा क्या होगा, तो रेट ऑफ इवोपोरेशन क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर के। ठीक है, अब आते हैं हम लोग वेपर प्रेशर पे। तो देखिए अभी यही क्वेश्चन समझा रहे थे हम कि ये ओपन कंटेनर में था, जब ओपन रहेगा तो लिक्विड वेपर में बदलना शुरू होगा और कुछ देर के बाद इसका वेट घटते चला जाएगा। लेकिन क्वेश्चन आपसे हम अभी पूछे थे कि अगर इस बर्तन को क्लोज कर दें तो क्या इवापोरेशन होगा कि नहीं। बिल्कुल होगा, ज़रूर होगा, इवापोरेशन तो यहाँ भी होगा, बट जो वेट घट रहा था वाटर का वो वेट नहीं घटेगा। यहाँ पे वहाँ पे सिर्फ इवापोरेशन हो रहा था। अब जब कंटेनर बंद कर दीजिएगा तो दो प्रोसेस शुरू हो जाएंगे। क्या कि ये लिक्विड वेपर में बदलेगा और फिर से वेपर लिक्विड में बदलने लगेगा, और ये दोनों का दोनों स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे आपको समझा रहे हैं कि पिछले में देखें कि क्या हुआ कि यही वेपर में चला जा रहा था, वेपर बन जा रहा था, और बर्तन अगर ओपन रखते, बर्तन खुला रखते, अगर आप दूसरा मार्कर देखें, अगर बर्तन खुला रखते आप तो ये वेपर में, वेपर क्या होता है एटमॉस्फेयर में चला जाता। लेकिन बर्तन को अगर हम क्लोज कर दिए, जो अभी आपको हम समझाएं, बर्तन को अगर हम क्लोज कर दिए तब क्या होगा, ये अब बाहर में नहीं जाएगा, वेट नहीं घटेगा इसका। अब क्या होगा कि एक और प्रोसेस शुरू हो जाएगा जिसको हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है, वेपर लिक्विड में बदलते हैं,
और इवोपोरेशन में क्या होता है, लिक्विड वेपर में बदलते हैं। यानी यहाँ पे एक दूसरा प्रोसेस भी शुरू हो गया कि वेपर भी क्या में बदलने लगे, लिक्विड में बदलने लगे। ये क्या था, लिक्विड है, लिक्विड फेज में है ये, और ये क्या था, वेपर फेज में। ठीक है, हमको समझना है कि वेपर प्रेशर क्या है। अब हम वहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे दो प्रोसेस होने लगा। अब हम इक्विलिब्रियम से आपको कुछ समझाते हैं। जब t बराबर 0 है, समय 0 है, इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन इनिशियल है, यानी एक प्रोसेस हो रहा होगा कोई, तो शुरू में क्या हुआ होगा, वेपर लिक्विड में आना शुरू हुआ था कि लिक्विड वेपर में। बेटा वेपर बनेगा तब ना वेपर लिक्विड में आएगा। t बराबर जब 0 था तो लिक्विड वेपर में बदलना शुरू हुआ होगा। यानी जब t बराबर 0 था तो आपके पास रिएक्टेंट क्या था, सिर्फ लिक्विड था। और यहाँ कौन सा प्रोसेस हो रहा था सबसे शुरू में, इवापोरेशन। ठीक है, और उस समय रेट ऑफ इवोपोरेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा, सबसे ज़्यादा होगा। नहीं समझ में आया? आप क्लास करने आते हैं कोचिंग में, सुबह 7 से 3 बजे तक बैठते हैं, फर्स्ट घंटी में बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं, बहुत फास्ट लिखते हो। सेकेंड घंटी जाते तक, थर्ड फोर्थ लास्ट घंटी में तो हालत ख़राब हो जाता है। तो वही हाल है कि जब रिएक्शन शुरू है तो रेट ऑफ इवोपोरेशन क्या है, एकदम मैक्सिमम है, क्योंकि और कुछ हो ही नहीं रहा है, यही ना। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग t बराबर t समय पर। t बराबर t समय पर कुछ समय बीत गया, यानी कुछ लिक्विड वेपर में बदल चुके हैं, और जब वेपर में बदल चुके हैं तो वेपर भी लिक्विड में बदलना शुरू हो गया है। यानी यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है, यहाँ पे रिएक्टेंट आपको लिक्विड था, अब यहाँ आपको प्रोडक्ट भी मिल चुका है। क्या है प्रोडक्ट, वेपर। प्रोडक्ट के रूप में क्या है छोटे, वेपर है। यानी यहाँ पर दो प्रोसेस आपका होना शुरू हो गया। कौन कौन, मतलब इवापोरेशन भी हो रहा है, और एक दूसरा प्रोसेस लिक्विड से, वेपर से लिक्विड में आना को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। याद रखिएगा, ऐसे फिजिक्स में पढ़े होंगे आप, कंडेंसेशन। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, समझिए, यहाँ पे समझिएगा रेट ऑफ इवोपोरेशन। अब कुछ लोग यहाँ कहने लगते हैं कि रेट ऑफ इवोपोरेशन समय के साथ घटने लगता है। नहीं बाबू, रेट ऑफ इवोपोरेशन हमेशा फिक्स है। कुछ देर के बाद होगा तो क्या होगा कि कुछ लिक्विड वेपर में बदल जाएंगे, यानी अमाउंट घटेगा। तो क्या इवापोरेशन अमाउंट पे डिपेंड करता है? अभी हमने फैक्टर लिखवाया, क्या, टेम्परेचर, नेचर और सरफेस एरिया। अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए ये तो फिक्स है, रेट ऑफ इवोपोरेशन फिक्स है। यहाँ मैं लिख देता हूँ कांस्टेंट है ये, लेकिन रेट ऑफ कंडेंसेशन धीरे धीरे क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा? क्योंकि लिक्विड मैक्सिमम, अब लिक्विड क्या है, वेपर में बदलते जा रहा है, बदलते जा रहा है, यानी वेपर ज़्यादा होते जा रहा है। तो जाहिर सी बात है वेपर टू लिक्विड आने का रेट बढ़ना शुरू होगा। सपोज करो कि रेट ऑफ कंडेंसेशन यहाँ पर है, सॉरी रेट ऑफ इवोपोरेशन यहाँ पे है, और शुरू में क्या है, एकदम 0 रहता है रेट ऑफ कंडेंसेशन। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये बढ़ना शुरू होगा, और बढ़ते बढ़ते कभी न कभी रेट ऑफ इवोपोरेशन के बराबर हो जाएगा। और इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम। इस स्थिति में क्या होगा कि रेट ऑफ इवोपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और वह समय क्या कहलाएगा, टी इक्विलिब्रियम। क्या कहलाएगा छोटे, टी इक्विलिब्रियम। यहाँ भी सेम चीज़, यहाँ भी रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट के जगह पर लिक्विड है, प्लस यहाँ भी प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट के जगह पर क्या है बाबू, वेपर है। यानी दोनों प्रोसेस यहाँ पर भी हो रहा है, क्या, इवापोरेशन भी हो रहा है, और प्रोडक्ट यहाँ क्या बना है, कंडेंसेशन भी हो रहा है।
लेकिन यहाँ पर एक नया चीज हुआ है क्या कि रेट ऑफ इवोपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर हो गया है, यानी कि डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड कर चुका है। और इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड करने का मतलब क्या होता है छोटे, कि रेट ऑफ इवोपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल हो जाएगा। ओके, तब समझते हैं कि यहाँ हमको समझना है कि वेपर प्रेशर क्या है। तो अब सुनिएगा कि जब लिक्विड और वेपर दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाए, यानी इस कंडीशन में आ जाए, रेट ऑफ इवोपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर हो जाए, इस स्थिति में आ जाए, तब इस वेपर के द्वारा जो लिक्विड पर प्रेशर डेवलप्ड होगा, प्रेशर कुकर होता है ना, खाना जल्दी कैसे पकता है, बंद रहता है, ऊपर से जो वेपर बनता है, ज़्यादा से ज़्यादा वेपर बनेगा तो दबाव बनाता है भोजन पर। वही कह रहे हैं कि वेपर जो बना ये प्रेशर डेवलप करेगा, किस स्थिति में, इक्विलिब्रियम की स्थिति में। जैसे इसका प्रेशर डेवलप्ड बाय वेपर ऑफ अ लिक्विड व्हेन वेपर एंड लिक्विड आर इन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर इस लाइन को हटा दीजिए तो इसको हम लोग वेपर प्रेशर नहीं डिफाइन कर सकते हैं। मतलब डेफिनेशन एक बार फिर से बोल देते हैं क्या, कि प्रेशर डेवलप्ड बाय वेपर ऑफ लिक्विड व्हेन वेपर एंड लिक्विड आर इन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। चलिए डेफिनेशन लिखते हैं। तो यही डेफिनेशन है आपका, क्या ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स, मतलब वेपर्स फॉर्म्ड, जो वेपर बने हैं उनके द्वारा प्रेशर जो एग्जर्ट हुआ है इन द कंडीशन ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। जो अभी बताया कि प्रेशर और वेपर और लिक्विड का में होना चाहिए, डायनामिक इक्विलिब्रियम में। उस समय जो प्रेशर एग्जर्ट करेगा उसी को हम लोग वेपर प्रेशर कहेंगे। आगे भी देखिए वही है, इन द कंडीशन ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम ऑफ द सरफेस ऑफ द लिक्विड, लिक्विड के सरफेस से इन अ क्लोज कंटेनर इज नोन एज वेपर प्रेशर। ओके, चलिए देखिए अब एक और आपको इसी पर हम थोड़ा सा समझाते हैं। कंसेप्ट क्लियर कीजिए वेपर प्रेशर का। आप समझ चुके हैं कि वेपर प्रेशर किसे कह रहे हैं। अब यही हमें क्लोज कंटेनर ले लिए हैं। सपोज करो कि यहाँ पर सरफेस के प्योर लिक्विड ए है, प्योर कुछ भी नाम दे सकते हैं, ए बी कुछ भी, प्योर लिक्विड ए है, ये सरफेस के मोलिक्यूल्स हैं, ए और यहाँ वेपर बन गए, यही वेपर है। ये क्या है छोटे, वेपर है। ये क्या है छोटे, लिक्विड फेज में है, यही ना। अब ये इधर जा रहा है, लिक्विड पहले वेपर में बना होगा और ये वेपर फिर लिक्विड में आना शुरू हुआ होगा। अब आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बता रहे हैं, यहाँ अगर क्लियर समझ गए तो आप समझ चुके हैं वेपर प्रेशर। जैसे हम सपोज करो कि सपोज किए कि 10 सेकेंड में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड हो जा रहा है, t बराबर 10 सेकेंड पर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड हो जा रहा है, तो उस समय जो प्रेशर डेवलप होगा उसको आप वेपर प्रेशर कह रहे हैं। लेकिन आपसे हम क्वेश्चन ही पूछ रहा है कि 0 से 10 सेकेंड के बीच में, मान के चलो हम पूछ दिए कि 5 सेकेंड में या 7 सेकेंड में या 8 सेकेंड में, यानी 0 से 10 सेकेंड के बीच में जो समय होगा उस समय जो प्रेशर डेवलप्ड होगा उसको वेपर प्रेशर कहेंगे कि नहीं, हाँ या ना। तो मेरा जवाब है ना, वो वेपर प्रेशर नहीं होगा। इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड हो जाएगा लिक्विड और वेपर के बीच में, तभी वेपर प्रेशर होगा। तो सर वो होगा क्या, तो बाबू उसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर। यानी 0 से 10 के बीच में जितना भी प्रेशर आएगा, जितना भी प्रेशर डेवलप्ड होगा वो पार्शियल प्रेशर हुआ। यानी एक्चुअली वेपर प्रेशर इज द मैक्सिमम प्रेशर ऑफ मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर। मतलब वेपर प्रेशर पार्शियल प्रेशर की मैक्सिमम वैल्यू होती है। यानी कि 0 से 10 के बीच में जितना भी होगा वो पार्शियल प्रेशर होगा। यानी बाबू क्या कर दिए, जैसे हम वाटर एक लिक्विड मान लिए, एक रिएक्शन ले लिए कि वाटर लिक्विड और वाटर वेपर था यहाँ पर,
तो बाबू इसको जो यहाँ पर प्रेशर डेवलप्ड होगा कब, जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड हो जाएगा तब। तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग डिनोट करते हैं P से, प्रेशर को P से। और प्योर फॉर्म में है तो उसको यहाँ पर हम लोग नोट लगाते हैं P नोट। अगर किसी लिक्विड का नाम दिया हुआ है, जैसे हम यहाँ A ले लिए हैं, तो यही हो जाएगा P नोट A। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ A। अब इक्विलिब्रियम याद होगा आपको, तो इसका हम लोग इक्विलिब्रियम जब एस्टेब्लिश्ड हो जाता है तो Kp या Kc निकालते हैं। तो गैस है तो इसका Kp निकाल रहे हैं तो क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर बटा रिएक्टेंट का। तो प्योर लिक्विड है, इग्नोर कर देंगे, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या हो जाएगा, वाटर। यही ना। और चूंकि ये इक्विलिब्रियम के कंडीशन में है तो ये पार्शियल प्रेशर जो है अपने मैक्सिमम वैल्यू पर है, यानी यही क्या हो जाएगा हमारे लिए, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। क्यों, क्योंकि ये क्यों अपने मैक्सिमम वैल्यू पर है, क्योंकि Kp लिख रहे हैं, और Kc तभी लिखा जाता है जब इक्विलिब्रियम पर एस्टेब्लिश्ड होता है। तो बात आपको समझ में आया होगा। तो 2-3 पॉइंट हम यहाँ पर लिखवाएंगे कि वेपर प्रेशर क्या है, तो पार्शियल प्रेशर की क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, और ये हर लिक्विड के लिए कांस्टेंट होता है वेपर प्रेशर। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। ओके, तो हम लोग 2-3 पॉइंट फट से लिख लेते हैं इस पर। अब एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा आप लोग को कि सर वेपर प्रेशर हम उसको कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं, तो पार्शियल प्रेशर की मैक्सिमम वैल्यू का। अभी जैसे एग्जांपल दिए थे कि 10 सेकंड में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड हो रहा है, तो 0 से 10 सेकंड के बीच में जो प्रेशर डेवलप्ड होगा लिक्विड पर उसको पार्शियल प्रेशर कह रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, वेपर प्रेशर क्या है, तो पार्शियल प्रेशर की ही मैक्सिमम वैल्यू है, माने कोई भी लिक्विड उसी वैल्यू तक मैक्सिमम जा सकता है नहीं। तो यहाँ 2 प्रॉब्लम आ जाएगा, कोई कहेगा कि नहीं सर हम लिक्विड को कम रखे हैं प्रेशर, या उस मैक्सिमम वैल्यू से बढ़ा दे रहे हैं, तब क्या होगा, क्या इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड होगा, क्या वेपर प्रेशर डेवलप्ड होगा, तो जी बाबू बिल्कुल डेवलप होगा। जैसे हम सपोज करो कि कोई लिक्विड है, जैसे हम यहाँ पर वो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड कर रहा है 600 mmHg प्रेशर पर, माने 600 mm पर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड हो रहा है। और वो अगला कह रहा है कि नहीं हम इसका 620 mm ले चुके हैं, तो क्या वेपर प्रेशर डेवलप होगा, तो बाबू बिल्कुल डेवलप होगा। मैक्सिमम प्रेशर बढ़ा है, किसके कारण बढ़ा है, क्योंकि ऊपर कंटेनर में वेपर ज़्यादा बन गया होगा, तो ज़्यादा बन गया होगा तो लिक्विड पर ज़्यादा प्रेशर दे रहा होगा, इसीलिए ज़्यादा है। तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम एक स्टेबल कंडीशन है, वेरी स्टेबल कंडीशन है। तो स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए इक्विलिब्रियम पोजीशन में आना चाहेगा, तो होगा क्या, प्रेशर घटेगा कैसे, तो सम ऑफ द वेपर कंडेंस्ड इनटू लिक्विड, कुछ वेपर का हो जाएगा कि लिक्विड में कंडेंस्ड हो जाएगा, और जैसी लिक्विड में कंडेंस्ड होगा तो वेपर कम होगा, और वेपर कम होगा तो प्रेशर भी कम डेवलप होगा, यानी कहाँ तक पहुँच जाएगा, 600 तक। उसी प्रकार कोई कहेगा कि नहीं कि उस मैक्सिमम वैल्यू जो वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम जहाँ पर एस्टेब्लिश्ड हो रहा है उससे हम कम ले लिए हैं, मान के चलो 580 mm ले लिए हैं, तब क्या करना होगा, 580 यानी कम डेवलप हो रहा है प्रेशर, हमको चाहिए 600, तो क्या करना होगा, कुछ लिक्विड कहाँ में चला जाएगा, वेपर में बदल जाएगा, और जो उतना तक बदलेगा जहाँ तक प्रेशर 600 के करीब पहुँच जाए। तो यही हम 2 पॉइंट आपको यहाँ पर लिखे हैं, थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग, बढ़िया से पढ़ लीजिए इसको कि क्या है। तो देखिए क्या लिखे कि वेपर प्रेशर इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो अभी तुरंत समझाए हैं, एट गिवन टेम्परेचर। ओके, इफ पार्शियल प्रेशर इज इंक्रीजेज आफ्टर दिस वैल्यू, अगर पार्शियल प्रेशर को इस वैल्यू के आगे बढ़ाइएगा तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए वैल्यू, देन सम वेपर विल बी कंडेंस्ड, कुछ वेपर लिक्विड में बदल जाएगा ताकि वो इक्विलिब्रियम वाले प्रेशर को मेंटेन रखे। इफ पार्शियल प्रेशर डिक्रीजेज, अगर पार्शियल प्रेशर को घटा देते हैं, देन लिक्विड विल वेपोराइज अनटिल, तब क्या होगा कि पार्शियल प्रेशर कम है, तो पार्शियल प्रेशर बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, ज़्यादा लिक्विड को वेपर में बदलना होगा, यानी क्या लिख रहे हैं कि देन लिक्विड विल बी वेपोराइज, लिक्विड वेपोराइज हो जाएगा, कब तक,
जब तक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर को ना ऑब्टेन कर ले, माने 600 था उतना ना कर ले। अगर कोई लिक्विड कर रहे हैं, हो ही नहीं रहा है, तो तब तक करते रहना है जब तक पार्शियल प्रेशर की मैक्सिमम वैल्यू नहीं ले ले, या ऑल द लिक्विड विल वेपोराइज। जैसे कुछ कुछ ऐसे लिक्विड होते हैं कि गर्म करते रहिए उस वैल्यू को पकड़िए नहीं पाता है, तो वैल्यू पकड़ाने के चक्कर में क्या हो जाता है कि सभी लिक्विड वेपर में बदल जाता है। अब तो यहाँ चांस ही नहीं है, क्योंकि इक्विलिब्रियम होने के लिए मिनिमम 2 कंपोनेंट होना चाहिए, जो कि है नहीं। बात समझ में आया? लास्ट पॉइंट देखिए क्या लिखे हैं हम, कि वेपर प्रेशर ऑफ एनी प्योर लिक्विड डिपेंड्स ओनली एंड ओनली अपॉन टेम्परेचर। सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। इट इज डिनोटेड बाय पी नोट, अभी बताए थे पीछे, एंड इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन इन द प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम लोग थर्ड पॉइंट एक और लिखते हैं। एक लास्ट पॉइंट क्या लिखे हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड डज नॉट डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ लिक्विड। लिक्विड के अमाउंट से कोई माने मतलब नहीं है, और वॉल्यूम ऑफ वेसल, वेसल का वॉल्यूम, बर्तन जो लिए हैं उसका वेसल क्या है, वेपर प्रेशर को इससे कोई मतलब नहीं है। एंड साइज ऑब्लिक शेप ऑफ कंटेनर, साइज और शेप के कंटेनर से कोई मतलब नहीं है। प्रेशर ज़्यादा है तो खुद ब खुद कम कर लेगा, कैसे? वेपर क्या हो जाएगा, लिक्विड में बदल जाएगा, और कम है तो लिक्विड वेपर में बदल के अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़िएगा। कल हम इस पर न्यूमेरिकल करेंगे, मतलब कुछ फॉर्मूला कल देंगे इस पर। ठीक है, तो आज के लिए इतना। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन। टिल देन, गुड बाय।